हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने पेश है रिजल्ट एनालिसिस एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का। आज आपसे मैं बात करूंगा एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट एनालिसिस के बारे में, और सबसे खास चर्चा जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूं उससे संबंधित कुछ बातें आप पहले से समझ लीजिएगा कि एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं हमारे लिए। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा कंपोनेंट का शेयर यही है, और इसके रिजल्ट जिस तरीके के होंगे वो बाकी बैंकों को भी प्रभावित करने वाले हैं, और ना केवल छोटे बैंकों को, बड़े बैंकों को भी, जिसमें आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, और उनकी परफॉर्मेंस का भी जो असर आपको सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है वो जरूर से जरूर इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। तो ये जो रिजल्ट है उससे शेयर प्राइस इंपैक्ट होगा, और उसकी वजह से आप बाकी बैंकों के अंदर भी रिजल्ट देखेंगे। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये निफ्टी का भी बहुत ही मेजर कंपोनेंट है। तीसरे नंबर के ऊपर इसका वेटेज है आज की डेट में निफ्टी के अंदर। तो जिधर ये डायरेक्शन लेगा उधर निफ्टी के ऊपर एक तरीके से जो है इम्पैक्ट पड़ना लाजमी है। उसके साथ जो बाकी बैंक हैं, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स का जो है काफ़ी बड़ा एक्सपोजर जो है निफ्टी स्टॉक्स के अंदर, इसके अलावा जो एनबीएफसीज है, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां या कुछ और ऐसी कंपनियां जो रिटेल लोन्स बिजनेस के अंदर है, उन सब के ऊपर इस एनालिसिस का असर पड़ने जा रहा है। बैंकिंग बिजनेस को समझने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बैंकिंग का जो एनालिसिस है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर होना चाहिए, जबकि आपको जितनी मीडिया रिपोर्ट्स हैं सब ईयर ऑन ईयर एनालिसिस करते हैं, जो कि मेरी राय में परफेक्ट एनालिसिस नहीं है। एनालिसिस बैंकों का हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर होना चाहिए, क्योंकि बैंक्स कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं, और जो लोन्स उन्होंने पहले दे दिए हैं उनमें एक एडिशंस होता है, या जो डिपॉजिट्स हैं उनमें एडिशंस होता है, तो वो पिछले साल से कंपेरेबल किसी भी तरीके से मुझे उचित नहीं लगते। तो मैं जो भी बैंकों का एनालिसिस करता हूँ आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ही करता हूँ। बैंकों का बिजनेस किन चीज़ों पर निर्धारित करता है? देखिएगा, बैंकों के पास इनकम का जो मेन सोर्स है, जो वो लोन के रूप में पैसा बांटते हैं, जो क्रेडिट कार्ड बांटते हैं या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो लोन बांटते हैं, उन लोन्स के ऊपर जो उनको इंटरेस्ट मिलता है, और इसके बदले में उनको जो डिपॉजिटर्स हैं उनको ब्याज देना पड़ता है। तो लोन देते हैं अपने ग्राहकों को, नए नए कस्टमर्स को, कॉर्पोरेट्स को, रिटेल्स को, और उसके बदले में पैसा उनके पास आता है, उनके जो डिपॉजिटर्स हैं, ग्राहक हैं, उनसे वो सेविंग बैंक के करंट अकाउंट के माध्यम से सस्ते रेट पर पैसा उठाते हैं और महंगे रेट पर लोन देते हैं, जिसके डिफरेंस को नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं। तो ये एक काफ़ी मेजर जो है कंपोनेंट माना जाता है कि नेट इंटरेस्ट इनकम कैसा है। दूसरी बात ये है कि जो है बैंक से जब लोन प्रोसेसिंग करते हैं या जो क्रेडिट कार्ड की फ़ीस लेते हैं, इसके अलावा जो क्रेडिट करेंसी जो है उसको जब आपके अकाउंट में डालते हैं या उसके एक्सचेंजेस करते हैं करेंसी के, तो उसकी भी जो है ब्रोकरेज या फीस लेते हैं। इसके अलावा लोकल फैसिलिटीज़, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज़ के अलावा चार्जेस, या आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चार्जेस, इसके अलावा जो भी जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अलावा जो भी ये चेक्स इशू करते हैं या जो बाकी सर्विसेज ये देते हैं, उन सब के पैसे भी ये चार्ज करते हैं। तो वो सब जो है अदर इनकम्स के अंदर या फीस बेस्ड इनकम के अंदर वो इंक्लूड होता है। तो ये जो है बैंक का मेजर सोर्स है। इसके सामने उनको ब्याज देना पड़ता है, एम्प्लॉय को तनख्वाह देनी पड़ती है, एटीएम वगैरह ये जो बाकी जो है चीज़ें उनको मेंटेन करना पड़ता है, बाकी जो सेट्स उनके जो डेप्रिसिएशन है वो सब देने पड़ते हैं। और उसके बाद इनके लिए एक सबसे बड़ी समस्या आती है, जो खर्चा तो नहीं है लेकिन इनके लिए लॉस का काम करता है, कि जो पैसा इन्होंने दिया हुआ है लोन के रूप पर, उसमें से कुछ पैसा डूब जाता है या डूबने की संभावना होती है, जिसको हम जो है बैड लोन्स कहते हैं। और आम बोलचाल की भाषा में बैड लोन को ना बोलते हुए हम बैंकिंग की भाषा में उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं, जहाँ पर कि रिस्क होते हैं, यानी कि जो भी उन्होंने क्रेडिट दिया हुआ है उसकी वसूली करने में उनको दिक्कत होती है, जिसको क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के नाम से हम जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बैंक के लिए आपको पहले पता होनी चाहिए। तो क्योंकि मैं बाकी बैंकों का भी एनालिसिस आपके साथ करूँगा, तो उन सब के अंदर भी ये सब चीज़ें काम आने वाली है। तो मैं एनालिसिस आपके साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करने जा रहा हूँ। अब देखिएगा रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहली बात, रिजल्ट कैसे रहे। स्क्रीन पे मैं जो नंबर्स पढ़ूंगा उन नंबर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं जो कमेंट्री आपको दूंगा वो इम्पोर्टेंट है। तो पहले कमेंट्री सुन लीजिएगा, फिर मैं आपको रिजल्ट भी बताता हूँ। देखिएगा, सबसे पहली बात कि जो इंटरेस्ट इनकम है, यानी कि जो इंटरेस्ट देते हैं, वो इनकम्स इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.14% बढ़ी है। ये अब तक की सबसे घटिया परफॉर्मेंस एचडीएफसी बैंक की, अगर आप पिछले 5 साल के अंदर
अगर आप HDFC बैंक को देखना चाहेंगे और इस पैरामीटर पर अगर आप चेक करेंगे तो HDFC बैंक ने कभी भी इतनी घटिया परफॉर्मेंस इंटरेस्ट अर्न के मामले में नहीं दी है। तो इसका मतलब बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस यहाँ पर मानी जाएगी। अदर फीस या अदर इनकम्स ठीक है, बढ़िया है, ग्रोथ है, 1.5-2% की जो है, करीबन 2% के आसपास की ग्रोथ भी है। लेकिन ये ग्रोथ केवल और केवल फीस बढ़ाने से है, क्योंकि मैं भी HDFC बैंक का कस्टमर हूँ, तो कुछ जो चार्जेस हैं वो हमारे डबल हो गए हैं या 1.5 टाइम्स कर दिए इन्होंने। तो फीस बेस्ड इनकम्स जो हैं वो इन्होंने हमारी बढ़ा रखी हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर फिर भी कंफर्टेबल है, लेकिन जो एडिशन होना चाहिए था वो एडिशन नहीं है। और क्योंकि पिछले क्वार्टर में भी बढ़ गई थी, तो पिछले क्वार्टर का जो फिगर है वो पिछले साल के फिगर से काफ़ी बड़ा है, तो वो जो चार्जेस बढ़े हैं ये उसका इम्पैक्ट है। तो हालांकि जो बड़े हुए चार्जेस हैं उसमें ये मेंटेन कर पाए, तो यहाँ पर आप कंफर्टेबली कह सकते हैं कि ठीक है, अदर इनकम्स जो है ठीक है, सो एंड सो है। तो आगे चलते हैं हम इंटरेस्ट एक्सपेंडेड की फिगर्स घटी है, और इंटरेस्ट एक्सपेंडेड घटी इसलिए है क्योंकि बाजार के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहे हैं, और यही जो है मेरी समस्या का जो है कारण है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटे हैं तब उनको इंटरेस्ट एक्सपेंड होकर बेनिफिट मिला है। लेकिन आगे चल के जिस तरीके से इन्फ्लेशन या WPI के डेटा हैं, सस्ते ब्याज जो हैं आगे चल के शायद आपको 6 महीने बाद उपलब्ध नहीं होंगे, तो वहाँ पर भी इसके फ्यूचर के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड वाली जो फिगर्स है उसमें आगे चल के चेंजेस आ सकते हैं, और वो एडवर्सली बैंक को या बाकी बैंकों को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये तो मैं फ्यूचर का एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के फ्रंट पर भी देखिएगा, यहाँ पर खर्चे इनके करीबन 8-9% बढ़ गए हैं, और उसमें मेजर जो रोल है वो एम्प्लॉय की सैलरी का है, तो एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ गई है। उसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आए हैं, और उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर्स जो हैं बड़े हैं, तो वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि बैड लोन को एडजस्ट करने से पहले बैंकों के प्रॉफिट में क्या चेंज आया है। तो देखिएगा, बैंक 15,186 15,186 करोड़ के प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में क्लॉक करता है, और जो अब बढ़कर हो गए हैं 15,523, और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बढ़े हैं 2.27%, और ये परफॉर्मेंस भी पिछले 5-7 साल में सबसे निचले स्तर पर है ग्रोथ की जो फिगर है। तो आप ये समझिएगा कि कोविड का असर अब बैलेंस शीट में दिखने लगा है। अभी तक तो 2-3 क्वार्टर में तो चीज़ें मैनेज हो रही थी, लेकिन अब ये लास्ट क्वार्टर में मैनेजेबल नहीं हो पा रही है। तो ये देखिएगा, केवल 2.27% की ग्रोथ। सरप्राइज यहाँ पर नहीं है, सरप्राइज कहाँ पर है वो मैं अब आपके साथ बात करता हूँ। तो सरप्राइज है यहाँ पर, ये देखिएगा, बैड लोन्स के लिए जो प्रोविजंस बने हैं NPA पर 3414 अब वो प्रोविजंस बढ़कर हो गए हैं 4693। जो मैं आपके साथ पिछले 1-1.5 महीने से चर्चा कर रहा हूं डेली वीडियोस के अंदर, वो यहां पर सामने स्पष्ट है। 37.5% का राइज हो गया प्रोविजन में, यानी कि बैड लोन्स की सिचुएशंस अब बहुत ही बुरे स्तर पर है। और ये ऐसा बैंक जो कि असेट्स क्वालिटी के लिए जाना जाता है, उसकी असेट्स क्वालिटी के चीथड़े उड़ गए हैं। हम ये कह सकते हैं कि असेट्स क्वालिटी के ऊपर कोविड का असर साफ साफ जो है HDFC बैंक के ऊपर भी देखा जा सकता है। तो अगर HDFC बैंक की असेट्स क्वालिटी इतनी खराब हो गई है, जिसको कि मैं प्रीमियम बैंक मानता हूं विद कोटक महिंद्रा बैंक, तो बाकी बैंकों का क्या हाल होगा? इंडसइंड बैंक का क्या हालत होगी? एक्सिस की क्या हालत होगी? ICICI बैंक की टू द सम एक्सटेंट, हालांकि वो थोड़ा मैनेजेबल है, लेकिन फिर भी आप ICICI बैंक की, SBI की क्या हालत होगी? सबसे खास बात, तो आप इस पर नज़र बना के रखिएगा। ये जो है एक समस्या केवल HDFC बैंक के लिए नहीं है, कभी आप सोच रहे हो, क्योंकि HDFC बैंक तो बहुत ही प्रूडेंस के साथ काम करने वाला बैंक है। अगर उसकी एसेट्स क्वालिटी की इतनी चीथड़े उड़ गए हैं, तो बाकी बैंकों की एसेट्स क्वालिटी का क्या हाल होगा? तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर भी जो है वीडियो डालता हूं, और वहाँ पे जो है काफ़ी लोग मुझे फॉलो भी करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक पे। तो वो मैं अभी पिछले कुछ समय से IDFC बैंक को इसीलिए जो है आपके साथ शेयर नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे असेट्स क्वालिटी के रिस्क लग रहे थे, और मुझे जिन प्राइजेस पर IDFC फर्स्ट बैंक है वहाँ पर मुझे फेयरली वैल्यूड लगता था, तो मुझे आगे ग्रोथ की संभावना नहीं लगती थी। और मुझे लगता है कि IDFC फर्स्ट बैंक भी HDFC बैंक की तरह जो है असेट्स क्वालिटी के रिस्क जो है झेलता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से मुझे IDFC फर्स्ट बैंक भी शायद 50 रुपये के नीचे जो है ट्रेड करता हुआ नजर आए। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिएगा प्रॉफिट की ग्रोथ।
भाई साहब प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं है, नेट प्रॉफिट घट गया है। अरे भाई साहब नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर घट गया। एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट घट गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यकीन नहीं होता किसी को भी, किसी को यकीन नहीं होगा। अगर आप किसी पुराने भी इन्वेस्टर्स को कहेंगे, किसी म्यूचुअल फंड के एनालिसिस्ट को कहेंगे कि भाई साहब उनका नेट प्रॉफिट डिक्लाइन कर गया पिछले क्वार्टर के मुकाबले एचडीएफसी बैंक का, अरे कौन आपकी बात पे यकीन करेगा? कोई नहीं करेगा। भाई साहब एचडीएफसी बैंक तो ऐसा बैंक है जिसने प्रॉफिट कभी घटाया ही नहीं है, ये तो हमेशा हर क्वार्टर के ऊपर प्रॉफिट बढ़ा के ही देता है। तो कोविड का असर साफ साफ देखा जा सकता है। असेट्स क्वालिटी के रिस्क जो मैं कह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा था कि आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, बैंक ग्रो करेगा, करता रहेगा, बट मैंने हमेशा जो इशू रेज किए थे वो असेट्स क्वालिटी पर ही किए थे। और असेट्स क्वालिटी के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा डेंट जो है पड़ा, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट आपको डी ग्रोथ करते हुए नजर आए। और जो भी आप बाकी एनालिसिस यूट्यूब पे सुनेंगे वो सब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सुनेंगे, वो सब अच्छे लग रहे होंगे, बट मैं तो रिसेंट पास्ट में जीता हूँ और मैं कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल्स को जो है फॉलो करता हूँ, और बैंक के लिए जो होना भी चाहिए। अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट्स में ये बात समझ में आए ना आए, ईपीएस में बात समझ में आएगी। 15 रुपये 90 पैसे की ईपीएस घटकर 14 रुपये 90 पैसे हो गई। यानी कि आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि ये जो ग्रोथ है ये डी ग्रोथ 6.53 की, ये क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ चुके थे पिछले क्वार्टर के मुकाबले, हालांकि थोड़े से ईसोप में बढ़े हुए हैं, तो आपको ये जो परसेंटेज है ये 16.53 से भी ज़्यादा जो है नज़र आ रही है गिरने में। तो जो बेसिक ईपीएस है वो आपको गिरती हुई नज़र आ रही है, और डाइल्यूटेड ईपीएस है वो भी गिरती हुई नज़र आ रही है। तो 14.7 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ईपीएस आपको रिड्यूस होती हुई नज़र आ रही है। फिगर्स जो भी आपको दिए हुए थे वो लैक्स में दिए हुए थे, तो उनको मैं करोड्स में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर कर रहा था। अब बात आती है ग्रोस एनपीए की। फिगर क्या है? ग्रोस एनपीए पिछले क्वार्टर में था 0.81, जो अब हो गया है 1.32। तो अब आपके फेस पर एनपीए आ गई है, अब आपके फेस पर एनपीए आ गई है। चलिए एनपीए तो हम ग्रोस एनपीए जो है परफॉर्मा एनपीए में पिछली बार भी देख रहे थे, वो हमारे लिए चिंता की बात नहीं थी, लेकिन जो बैंक ने इस बार प्रोविजन बनाया है ये आपको सीधा सीधा बता रहा है कि अब बैंकों को भी पता है कि प्रॉब्लम है उसको ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं सकते, और अगर अब प्रॉब्लम छुपेगी नहीं, मार्केट में सामने आएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट बेशक से गिरे ना गिरे, लेकिन फाइनेंशियल्स के अंदर लोगों का रुझान जो है कम होगा, और उसकी वजह से फाइनेंशियल्स में से पैसा निकल के दूसरे सेक्टर्स में जा सकता है, और इसी के साथ जो है बाकी फाइनेंशियल्स के ऊपर भी असर देखने के लिए मिलेगा। और अब ये जो एनालिसिस मैं आपके साथ कर रहा हूँ ये इससे भी दमदार है। आप देखिएगा ट्रेजरी इनकम्स, यानी कि जो आरबीआई के पास पैसा रखते हैं, 8,201 करोड़ के रेवेन्यूज थे इनके पास, जो इस बार 8,035 करोड़ के, यानी कि घट गए वहाँ पे। सबसे खास बात तो आप देखिएगा रिटेल में था 27,812 करोड़ के रेवेन्यूज, जो इस बार हो गए 27,612। ये यानी कि 200 करोड़ के रेवेन्यू घट गए पिछले क्वार्टर से। ये तो छोड़ो, जो पिछले साल थे 28,210, 28 से 27 की लाइन में आ गए, यानी कि 600 करोड़ रुपए पिछले साल के मुकाबले में भी घट गए रेवेन्यूज। इसका मतलब है जो मेन ऊपर की कमाई यानी कि टॉप लाइन है वो ही रिड्यूस हो गई। टॉप लाइन ही अगर गायब हो जाएगी तो आप देखिएगा रेवेन्यूज कहाँ करेंगे। इसके अलावा देखिएगा 14,329 होलसेल बैंकिंग में फिर भी ये मेंटेन कर पाया, यानी कि जो कॉर्पोरेट लोन्स है। और ये जो गिरे हैं ना रिटेल में, ध्यान रखिएगा जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर रोक लगा रखी है उसकी वजह से ज़्यादा हुआ है। और यहाँ पर देखिएगा आप होलसेल बैंकिंग में भी 15,726, पिछले साल के मुकाबले में आप 1,000 करोड़ नीचे रेवेन्यूज़ में आ गए हैं। तो आप ये समझिएगा कि आपके होलसेल बैंकिंग के रेवेन्यूज़ भी कम हो गए। हालांकि अदर बैंकिंग ऑपरेशन से मैंने बताया कि फीस बेस इनकम उन्होंने बढ़ा दिया है, तो वहाँ पर आपको सही नज़र आएगा। खर्चे कम हुए हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इसलिए आपको प्रॉफिट जो है ट्रेजरी में सबसे अच्छे नज़र आएंगे, क्योंकि आरबीआई के साथ जो ट्रेजरी मैनेज करते हैं, और जो भी इनके पास बॉन्ड्स हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने की वजह से बॉन्ड यील्ड जो है वो कम हो गई, जिसकी वजह से बॉन्ड की वैल्यू बढ़ गई, तो ट्रेजरी इनकम से इनको लगातार बढ़ रही है। लेकिन अब अगले क्वार्टर में शायद ये ट्रेजरी इनकम पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। रिटेल बैंकिंग के अंदर देखिएगा आपको प्रॉफिट तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन रेवेन्यूज़ नहीं है। और इसके अलावा होलसेल बैंकिंग में भी आपको प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है, रेवेन्यूज़ नहीं है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट मैंने आपको बताया कि क्या हो गया जी, असेट्स क्वालिटी डिटोरिएट हो गई है 1.32। और रिटर्न ऑन असेट्स देखिएगा 2% पर आ गई है साल भर की, क्योंकि एक क्वार्टर की दे रखी है। तो अब यहाँ पर अगर हम शेयर्स को वैल्यू करने की कोशिश करें तो शेयर अभी भी जो है 25 की पी रेशो के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। तो 1425-26 रुपये के आसपास का जो कल का क्लोजिंग प्राइस है वहाँ पर ये जो है शेयर अभी भी 25-26 की पी पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब अनसर्टेनिटी बढ़ती हुई जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट जब सोमवार को खुलेंगे तो शायद
इस बैंक के लिए तो पॉजिटिव नहीं होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा खास बात देखने के लिए ये मिलनी चाहिए कि बाकी बैंकों पर उसका क्या असर पड़ता है, यानी कि बाकी बैंक भी इसको नेगेटिव लेते हैं या नहीं लेते हैं, और नेगेटिव लेते हैं तो कितना लेते हैं। और इसके साथ साथ आपको नज़र बजाज फाइनेंस पर भी बना के रखनी चाहिए। और इसके अलावा जो बाकी एनबीएफसीज़ हैं, जो छोटी मोटी एनबीएफसीज़ हैं जो इंडेक्स के अंदर नहीं है, छोटी मोटी का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल छोटी कंपनी है, इसका मतलब कि वो इंडेक्स के बाहर की कंपनियाँ, जिसमें L&T फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल्स या बाकी जो कंपनी है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, उनके ऊपर भी आपको इसका असर देखने के लिए मिल सकता है। तो आज की चर्चा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।